नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में। हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत विधानमंडल के बारे में पढ़ रहे थे और विधानमंडल के अंतर्गत हम आज विधानमंडल की प्रमुख शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें होने वाली प्रमुख प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और इस विधानमंडल के टॉपिक को समाप्त कर देंगे। और इसके बाद एक और कक्षा लेंगे जिसमें हम राज्य विशेष यानी कि राजस्थान के संदर्भ में जितनी भी विधानसभाएं हुई हैं, आज तक विधानसभाओं की 16 चुनाव हो चुके हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विधानमंडल की शक्तियों के बारे में पढ़ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे विधायी शक्ति की विधायी शक्ति। देखिएगा, राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य है विधि का निर्माण करना। कोई भी विधायिका होती है, उस विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका होती है, उस कार्यपालिका का प्रमुख काम होता है कि उस जो बनाए गए कानून को है लागू करना। और न्यायालय का कार्य होता है कि उस कानून पर या फिर किसी भी चर्चा पर उस पर जनता को न्याय देने का कार्य न्यायपालिका करती है। तो देखिएगा, हम विधानमंडल पढ़ रहे थे यानी कि विधायिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या होता है? विधि का क्या निर्माण करना इनका मुख्य कार्य होता है। तथा राज्य विधानमंडल के राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती हैं। केंद्र को ये अधिकार होता है कि वो तीनों प्रकार की सूचियों के अंतर्गत कानून बना सकता है, लेकिन यानी कि केंद्रीय जो व्यवस्थापिका होती है उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन जब हम विधानमंडल के संदर्भ में बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल राज्य सूची, राज्य और समवर्ती, इन दो सूचियों पर ही कानून बना सकता है। कानून निर्माण संबंधी किसी भी साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो। कानून के निर्माण यानी कि साधारण कोई विधेयक है उसको लेकर किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। क्या? प्रस्ताव। फिर राज्य विधानसभा की हम बात करें तो राज्य विधानसभा के द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधान परिषद के द्वारा प्रथम बार 3 माह के लिए और दूसरी बार 1 माह के लिए अर्थात अधिकतम 4 माह के लिए, कितने माह? 4 माह के लिए रोका जा सकता है। इसके पश्चात विधेयक नहीं होगा, विधेयक होगा। विधेयक विधानसभा के अनुरूप पारित हो जाता है, अर्थात राज्यों में संयुक्त बैठक, जिस प्रकार केंद्र में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है उसी प्रकार विधानमंडल के क्षेत्र में ये उपबंध नहीं किया गया है। विधि निर्माण में विधानसभा क्या है? शक्तिशाली है। यानी कि समझने की कोशिश करना कि कोई भी कानून निर्माण से संबंधित किसी भी साधारण विधेयक को लाया जा सकता है। ये साधारण विधेयक का जो प्रस्ताव होता है विधानमंडल के दोनों सदनों में, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इन दोनों में ही लाया जा सकता है। लेकिन चलती किसकी है? अधिक शक्ति किसके पास है? तो अधिक शक्ति है विधानसभा के पास। जो विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है, विधेयक लाया जाता है, उसके संदर्भ में विधान परिषद पहले 3 माह के लिए, फिर दूसरी बार 1 माह के लिए डिले कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर दोनों को जोड़कर 4 माह के लिए क्या कर सकता है? रोका जा सकता है। लेकिन इसके पश्चात जो विधेयक है विधानसभा के अनुरूप, किसके अनुरूप? विधानसभा के अनुरूप पारित हो जाता है। यानी कि इन दोनों के मध्य किसी विधेयक को लेकर गतिरोध है, तो उस गतिरोध के संदर्भ में जिस प्रकार से हम संसदीय व्यवस्था पढ़ते हैं जब केंद्र में, तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना? वो संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पर विधानमंडल के क्षेत्र में नहीं किया गया है। अधिकतम साधारण कोई विधेयक लाया जाता है, उसमें विधान परिषद 4 माह का डिलेशन कर सकती है या रोका जा सकता है, लेकिन उसके पश्चात विधानसभा के अनुरूप वो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है या विधेयक पास हो जाता है। ये थी विधायी शक्ति। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो देखिएगा, कार्यपालिका की शक्ति के बारे में हम बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति, इस क्षेत्र में विधानसभा की स्थिति सुदृढ़ है। इस क्षेत्र में भी विधानसभा की स्थिति सुदृढ़ है। कैसे हैं?
क्योंकि राज्य मंत्री परिषद हैं, जो राज्य की मंत्री परिषद हैं, वो मंत्री परिषद केवल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। क्योंकि देखिएगा, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो बनते हैं आखिरकार प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाए जाते हैं, और जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं वो हैं विधानसभा में। तो जो विधानसभा में जो मंत्री परिषद होगी, यानी कि जो कार्यपालिका होगी, वो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो वो होगी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से होती हैं, ठीक है ना। और एवं जो मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल राज्य में जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद हैं, ठीक है ना, उस मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, यानी कि उसे हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, वो भी केवल और केवल विधानसभा में लाई जा सकती हैं या फिर प्रस्तावित किया जा सकता है। समझ में है ना। तो कार्यपालिका के क्षेत्र में देखिए तो विधानसभा आपकी शक्तिशाली और सुदृढ़ रहेगी, क्योंकि जो मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद भी सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही हैं, विधानसभा की। और मंत्री परिषद को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, वो अविश्वास प्रस्ताव भी केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, ठीक है ना। ये थी कार्यपालिका शक्ति। हमने पहले देखा विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत हमने देखा कानून बनाने के लिए कोई भी विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक पर विधान परिषद केवल 3 माह, फिर 1 माह, टोटल 4 माह के लिए डिलेगेशन कर सकती है, यानी कि रोका जा सकता है। तत्पश्चात कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी। जिस प्रकार विधानसभा वो पारित करना चाहेगी विधेयक, उसको पारित कर दिया जाएगा। और वहीं कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत देखा, मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं, वो होती है विधानमंडल के कौन से सदन के प्रति, विधानसभा के प्रति। और विधानसभा के ही अंतर्गत मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट पर, कार्यपालिका के क्षेत्र में विधानसभा की तुलना में विधान परिषद कमजोर होता है, क्योंकि मंत्री परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, एवं मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार भी विधान परिषद के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती हैं। कौन, विधान परिषद। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड अबाउट वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के बारे में हम बात करें तो देखिएगा, वित्त के क्षेत्र में भी राज्य विधानसभा की स्थिति क्या है, सुदृढ़ है, क्योंकि समस्त जो धन विधेयक हैं केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। यानी कि जो प्रस्ताव वित्तीय शक्ति से संबंधित, यानी कि कोई धन विधेयक हैं, वो केवल कहाँ लाया जा सकता है, विधानमंडल की कौन सी सदन में, यानी कि विधानसभा के अंतर्गत लाया जा सकता है। तो सीधे सीधे शक्तिशाली कौन हो रहा है, विधानसभा हो रहा है, और प्रस्तावित किए जाते हैं, एवं बजट आदि भी राज्य विधानसभा में ही रखे जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी धन विधेयक है, कोई भी बजट है, वो सारे के सारे विधानसभा में प्रस्तावित किए जाएंगे। उस पर क्या कर सकता है विधान परिषद, देखिएगा, राज्य विधानसभा द्वारा पारित जो भी धन विधेयक हैं उसको विधान परिषद के द्वारा न ही अस्वीकृत किया जा सकता है और न ही संशोधित किया जा सकता है। तो ना संशोधन की शक्ति है और ना ही अस्वीकृति की शक्ति उनके पास है। वो केवल और केवल, यानी कि विधान परिषद केवल और केवल 14 दिनों के लिए धन विधेयक को सिफारिश के लिए रोका जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिले कर सकते हैं, वो भी 14 दिन के लिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसके पश्चात धन विधेयक भी विधानसभा के अनुरूप, किसके, विधानसभा के अनुरूप ही पारित हो जाता है। विधेयक जो हमने विधेयी शक्ति देखी, फिर कार्यपालिका, फिर वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में अभी कौन है, विधानसभा पावरफुल हैं। तो जो विधान परिषद है उसकी शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हैं। वहीं हम बात करें संविधान में संशोधन की शक्ति की, जिस प्रकार संसद में हम देखें दोनों सदनों में संविधान संशोधन को लेकर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, मंजे राज्य विधान मंडल हैं,
उसको इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं दी गई है। संविधान संशोधन की शक्ति राज्य विधानमंडल को नहीं दी गई है, ये केवल और केवल संसद के पास है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट फॉरवर्ड, विशिष्ट शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। तो विशिष्ट शक्तियाँ देखें तो धन विधेयक का निर्धारण राज्य की विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से संसद में हमने देखा कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, इसका डिसीजन लोकसभा का अध्यक्ष कर रहा था। इसमें धन विधेयक का निर्धारण राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के चुनाव में विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं भागीदारी करते हैं। जो राष्ट्रपति हैं तथा राज्यसभा के चुनाव में, राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में भी विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भागीदारी करते हैं। यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो इसमें भागीदारी नहीं करते हैं। समझ में आई बात? आगे, राज्य विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर निर्भर करता है। जब हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 169 के अंतर्गत तो उसमें प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से एक विशेष बहुमत जब पारित किया जाता है किसी राज्य के द्वारा कि हमें चाहिए एक अलग से विधान परिषद का उपबंध किया जाए, फिर संसद में वो एक साधारण बहुमत के माध्यम से पारित कर दिया जाता है, तो उस राज्य में अलग से विधान परिषद बन जाती हैं। इस प्रकार से हमारे देश में 6 राज्यों में विधान परिषद का उपबंध किया गया है। वो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। क्योंकि राज्य आगे देखें तो क्योंकि राज्य विधानसभा द्वारा जो संकल्प हैं जो पारित होता है, ठीक ना, जो पारित संकल्प होता है उसके पश्चात ही संसद विधान परिषद का निर्माण तथा समाप्ति कर सकते हैं। निर्माण करने का और समाप्त करने का भी अधिकार विधानसभा के पास होता है विधान परिषद का। तो विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत हमने देखा धन विधेयक का निर्धारण राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भागीदारी करते हैं। वहीं राज्य विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर निर्भर करता है। ठीक है। और एक इस चित्र में देखिए तो विधान परिषद के पास कोई भी विशिष्ट शक्ति नहीं है। समझ भाई? तो यानी कि विधान परिषद एक 100 पीस है, उसके पास शक्तियाँ न मात्र की हैं, सिर्फ और सिर्फ शक्तियाँ हैं तो वो है कुछ समय के लिए कोई चीज़ को रोकने की। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखें तो प्रक्रिया वही लगभग रहेगी जो प्रक्रिया अपने संसद के हमने जो संसदीय प्रक्रिया थी वो पढ़े थे तब। तो देखिएगा सत्र का अधिवेशन देखिए, सत्र का अधिवेशन कौन बुलाता है? सत्र का अधिवेशन या सत्र या अधिवेशन जो भी हो, दो में से एक शब्द। राज्य विधानमंडल की समस्त कार्यवाही का संपादन 3 सत्रों के माध्यम से होता है, जिनमें 2 सत्र का चलना अनिवार्य होता है। जब हम अनुच्छेद 123 देखते हैं, चाहे अनुच्छेद 213 के अंतर्गत हम देखते हैं कि अध्यादेश की शक्ति 213 के अंतर्गत राज्यपाल के पास है। ठीक है ना। तो उसको पारित करने के लिए उसकी अधिकतम कितना समय होता है कि 6 माह तक के लिए उसे कंटिन्यूसली चलाया जा सकता है। क्योंकि देखिएगा ये जो आपका कारण दिया गया है इस कारण से, यानी कि राज्य विधानमंडल है कि समस्त कार्यवाही का संपादन 3 सत्रों के माध्यम से होता है। 2 उसमें क्या है चलने अनिवार्य होते हैं, चाहे कोई भी 2 चलो अनिवार्य होते हैं। तो 3 तो टोटल होते हैं और 3-3 माह की गैप के बाद वो तीनों स्थापित होते हैं। ठीक है ना। कौन सा? बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है, फिर शीतकालीन सत्र होता है। मान लो बजट सत्र हुआ, फिर किसी कारण से मानसून सत्र नहीं किया जाता है तो सीधा कौन सा होगा? शीतकालीन सत्र होगा। 2 करने अनिवार्य है, 2 हो गए तो इनके मध्य गैप कितना हो गया? 6 महीने। तो 6 महीने तक क्या कर सकता है? कोई भी अध्यादेश चल सकता है। ओके। और फिर अगर सदन मान लो कार्यवाही स्टार्ट हो चुकी है तो 42 दिन तक चलता है। 42 दिन के भीतर क्या करना पड़ता है? अपने विधानमंडल की आवश्यकता होती है कि उसके मंजूरी मिले, तभी वो विधेयक अधिनियम का रूप धारण करता है, जो अध्यादेश होता है। ठीक है ना वो। ओके। तो देखिए ये प्रक्रिया है सत्र या अधिवेशन की। हम देखें अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है बजट सत्र। बजट सत्र फरवरी से
मई, फरवरी से मई के मध्य चलता है तथा सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि बजट निकलता है और बजट हमारे किसी भी राज्य को चलाने के लिए या फिर संपूर्ण देश को चलाने के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बजट का जो सत्र होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसकी शुरुआत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से होता है, यानी कि पूछे कि किसके विशेष अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होती है, तो आपके राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होती है। फिर हम बात करें मानसून सत्र की, तो मानसून सत्र यह जुलाई से सितंबर के मध्य चलता है। फिर शीतकालीन सत्र की बात करें, ये नवंबर तथा दिसंबर के मध्य चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल में विधानमंडल के सत्र को आहूत करने। कोई सत्र है, सत्र को आहूत करना, आहूत मतलब सत्र को बुलाना, उसको स्टार्ट करना। जैसे कि बजट सत्र स्टार्ट करना है तो उसकी आहूत कौन करेगा, यानी कि स्टार्ट करने के लिए कौन करेगा? आपके राज्यपाल करेगा, उसे बुलाएगा। आहूत करना या सत्रावसान करना है, यानी कि लंबे समय तक सत्र चला, फिर सत्र को समाप्त करना है, कंप्लीटली समाप्त करना है। तो कंप्लीट से समाप्त करने के लिए, सत्र का अवसान करने के लिए कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो सत्रावसान के लिए राज्यपाल। विधानसभा को अगर विघटित करना है, यानी कि कोई भी विधानसभा चल रही है, जैसे कि अब 16वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देना है, यानी कि उसका जो किसी का बहुमत नहीं मिल रहा है या फिर पुनः चुनाव करने के लिए विघटित किया जा रहा है, तो भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये शक्ति राज्यपाल के पास है। लेकिन एक अलग शक्ति होती है, जब कार्यकाल में, मतलब जब सत्र चल रहा होता है, उस सत्र में मान लो हंगामा हो गया, चाहे किसी भी कारण से रुक गया हो, तो उसे रोककर आगे कब बढ़ाया जाए? जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट आपके 11 बजे, कोई भी सत्र 11 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो 11 बजे जब स्टार्ट होता है तो उसको लेकर मान लो बहस चढ़ गई हो, कोई विपक्ष मुद्दा उठा रहा हो, नारेबाजी कर रहा हो, तो फिर क्या करना होता है? स्थगन करना होता है कि 11 बजे के से अब क्या स्थगन कर दिया जाता है। सत्र की अगली कार्यवाही 12 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक या अगले तारीख किसी भी दिन तक स्थगित की जाती हैं। तो ये स्थगित करने का कार्य कौन करता है? ये अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। ये सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है, अर्थात विधान परिषद में सत्र को सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति तथा विधानसभा के सत्र को अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नकाल की बात करेंगे। ये था सत्र के बारे में हमने देखा। सत्र के बाद में हमने देखने के बाद देखा कि सत्र को बुलाता कौन है, इसको विघटन कौन करता है, यानी कि सत्रावसान कौन करता है, और उसकी स्थगन की शक्ति किसके पास है, ये चीज़ देखी। अब हम सत्र पे जब प्रक्रिया चलती है, जब चलना स्टार्ट होता है सुबह से, सुबह स्टार्ट आपके लगभग 11 बजे होता है और 11 बजे सबसे पहले प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल क्या है? प्रश्नकाल के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की शुरुआत प्रतिदिन प्रश्नकाल से होती है, जो कि प्रातः 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। यानी कि 1 घंटे का कार्य जो काल होता है उसे प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपकी विभाग ने क्या काम किया इस गत वर्ष में, क्या आपकी योजनाएं रही। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाया गया, ये सारी चीज़ें इस प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल के बाद में एक शून्यकाल के नाम से आता है, वो है प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं सदस्य, जो बिना कोई पूर्व सूचना के, यानी कि इन्हें मुक्त रूप से बोलने का मौका दिया जाता है। कोई भी सदस्य प्रश्न पूछता है, इसकी पूर्व की सूचना नहीं दी जाती है कि उस क्षेत्र में प्रश्न पूछेंगे, या लिखित रूप से वो प्रश्न पहले दे दिया जाता है, वो शून्यकाल में नहीं दिया जाता। शून्यकाल में रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। फिर है विधायी प्रक्रिया की हम बात करें कि राज्य विधानमंडल है, इस राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य होता है विधि का निर्माण करना। क्या काम होता है? विधि का निर्माण करना होता है तथा प्रस्तुतकर्ता है कि आधार पर, प्रस्तुतकर्ता के आधार पर, यानी कि जो प्रस्तुत कौन कर रहा है, एक प्रस्तुत करता है कोई मंत्री करता है, एक कौन करता है कोई भी सदस्य कर लेता है मंत्री के अलावा। ठीक है ना। उसके आधार पर विधेयकों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक है सरकारी में वे आते हैं जो मंत्री के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, वो सरकारी विधेयक हैं। और जो विधेयक किसी विधानमंडल के अन्य सदस्य, यानी कि जो मंत्री ना हो, अब इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई मामला नहीं है, गैर जो मंत्री है, जो मंत्री नहीं है, उसके द्वारा कोई विधेयक प्रस्तावित किया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है। यह है प्रस्तुतकर्ता के आधार पर, मंत्री या फिर कोई भी अन्य सदस्य, उसके आधार पर 2 भाग हैं विधेयक। अगली बात,
विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक सदन में 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये हमने जो संसद पढ़ रहे थे उसमें भी इस समय पढ़ा था और अभी देख रहे हैं। पहला चरण क्या होता है? पहला चरण इस प्रकार से होता है कि जो आपके विधेयक हैं उस विधेयक को रखा जाता है और रखने के बाद उसके उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है कि इस विधेयक के माध्यम से क्या क्या होगा, इस विधेयक को क्यों ला रहा है, और इस प्रकार से विधेयक के बारे में उसके उद्देश्य बताए जाते हैं। और सरकार में फिर राज्य सरकार की गजट होता है, उस गजट में प्रकाशित करा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा चरण क्या होता है? उद्देश्य को स्पष्ट करने और राज्य सरकार की गजट को प्रकाशित करने के बाद द्वितीय चरण होता है। इसके अंतर्गत विधेयक पर बहस की जाती है, जांच की जाती है, संशोधन भी किया जाता है और उस पर समिति का गठन भी की जाती है। हमने बहुत सी समितियाँ जब संसद पढ़ रहे थे उस समय देखा था, वो संसद की जो समितियाँ हैं किस प्रकार से विधेयक पर आपके संशोधन, जांच करती है, बहस करती, वो भी मतलब समितियों का भी अलग होता है, वो सुझाव देने का काम करते हैं। लेकिन बहस और जो संशोधन की क्रिया सब होती हैं वो द्वितीय चरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तृतीय चरण की बात करें तो तीसरा चरण में इसके अंतर्गत विधेयक पर मतदान का कार्य किया जाता है। ठीक है ना। मंत्री दोनों सदनों की कार्यों में भागीदारी कर सकता है। दोनों सदन मंच की विधानसभा और मंत्री जो विधान परिषद है उनमें कार्यों में भागीदारी कर सकता है। यानी कि मंत्री चाहे विधानसभा उधर भी जाकर बोल सकता है, विधान परिषद में भी बोल सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वोटिंग की, जब मतदान होता है तो उसका प्रयोग केवल और केवल जहाँ वह मूल सदस्य है, जहाँ का चाहे विधान परिषद का सदस्य हो चाहे आपकी विधानसभा का सदस्य हो, उसी जगह पर वो मतदान कर सकता है। ठीक है ना। ये तीसरा चरण हुआ। और जब मतदान के बाद उस जो जैसा भी वो विधेयक होता है, कुछ विधेयक होते हैं जो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और कुछ विधेयक होते हैं जिससे साधारण बहुमत की आवश्यकता है। जैसे भी हो उसे बहुमत मिलने के बाद वो दोनों सदनों के पास होने के बाद, विधानसभा में विधान परिषद से पास होने के बाद फिर जाता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल को कौन कौन सी शक्ति होगी देखिएगा। यदि एक सदन से विधेयक उपयुक्त तीनों चरणों से पार कर जाता है तो विधेयक को दूसरे सदन से फिर उन्हीं चरणों से गुजरना होता है। तो 3 चरण, जैसे विधानसभा से गुजरा फिर वही चरण मान लो दूसरे सदन में पहुंचेगा तब विधान परिषद में यही चरण होगा, फिर उन्हीं चरणों से गुजरने के बाद दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। और राज्यपाल उस पर कर सकता है क्या? स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है और विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। परंतु जब पुनर्विचार के पश्चात पारित विधेयक पर अनुमति प्रदान करने के लिए राज्यपाल बाध्य होगा। क्या होगा? बाध्य होगा। जब एक बार कहता है, क्या कर सकता है कि भाई जो विधेयक है उसे स्वीकृति दे देता है या फिर उसे इनकार कर देता है स्वीकृति देने से। तीसरी चीज़ है वो कर सकता है क्या, उसके पास होती हैं, वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? विधानमंडल के पास। ठीक है। लेकिन जब विधानमंडल से पुनर्विचार के बाद वापस भेजा जाता है राज्यपाल की अनुमति के लिए, तो राज्यपाल इस समय बाध्य होगा कि इस पे अनुमति दी जाए। एक अन्य शक्ति होती है राज्यपाल के पास, वो है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। यानी कि वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल द्वारा उसके लिए विचारार्थ जो विधेयक होता है उस पर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, स्वीकृति सुरक्षित की जा सकती है। विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि पुनर्विचार के पश्चात दोबारा विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो भारतीय संविधान में कहीं भी इस संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति का उपबंध नहीं किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति के पास जब अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए भेजता है तो उस पर वो स्वीकृति दे, चाहे उसे स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर ले यानी कि वीटो की शक्ति का प्रयोग कर ले, या फिर विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और जब पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो अगर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है तो राज्यपाल पुनर्विचार के बाद यानी विधानमंडल से वापस पारित होने के बाद राज्यपाल को बाध्य होना पड़ता है कि उस पर स्वीकृति दे। लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा कोई भी प्रबंधन नहीं किया गया है कि पुनर्विचार के बाद यानी कि विधानमंडल के पास जो भेजा गया था पुनर्विचार के लिए, उस पुनर्विचार करने के बाद वापस पारित होने पर जब राष्ट्रपति के पास पर वो विधेयक आता है
तो राष्ट्रपति उस संबंध में क्या एक्शन लेगा, स्वीकृति का उपबंध यानी कि मजबूरन उसे स्वीकृत करेगा, ऐसा उपबंध भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं भी नहीं किया गया है। तो इस क्षेत्र में राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है और राज्यपाल भी ये विशेष शक्ति रखता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उसके पास कोई भी विधेयक आए वो आगे किसी के पास सुरक्षित रखने के लिए या फिर उसे सलाह लेने के लिए भेजे, लेकिन राज्यपाल इस संदर्भ में शक्तिशाली हैं। समझ में आई ना बात? चलिए, फिर ये होता है हमारा विधानमंडल का जो टॉपिक है। ये विधानमंडल ने हमने 2 वीडियो के अंतर्गत समझ लिया, यानी कि इस विधानमंडल के अंतर्गत हमने दोनों सदनों के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है और क्या क्या इनकी शक्तियाँ रहती हैं, ये सारा हमने पढ़ा है। तो एक क्लास हम जो हमारा राजस्थान है इसके विशेष संदर्भ में हम एक क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या प्रमुख रूप से कौन कौन से जो किस किस समय विधान जो सभाएं थी वो आयोजित की गई और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।